नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, अगर आप अमेज़न सेलर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़न पीएनएल के बारे में। कैसे आप अपना पीएनएल है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, कौन-कौन से फी स्ट्रक्चर है पीएनएल में कैलकुलेट होने चाहिए, सीएम1 क्या है, सीएम2 क्या है, सीएम3 क्या है, या एबिटा लेवल पे आप किस तरीके से अपनी जो पीएनएल है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार है, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो सभी जगह पर ये सेम पीएनएल एप्लीकेबल होता है। इसका जो टेम्पलेट है पीएनएल का, उसका भी मैंने जो लिंक है अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर हमें जब भी हम अमेज़न प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जो 80% सेलर्स को सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें पता होती हैं। रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस और अदर फीस। इसके अलावा उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो कि आपको अपने अमेज़न पीएनएल में देखनी चाहिए। आपको एसक्यू वाइज़ इकोनॉमिक्स आपको बनाकर देखनी चाहिए कि आपका वो एसक्यू पैसा कमा भी रहा है या नहीं पैसा कमा रहा है, या फिर कितने एएसपी पर वो पैसा कमा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सीएम 3 लेवल तक के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कंडीशनल मार्जिन बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी अगर पीएनएल की एक इसकी पीएनएल की एक मेरी अदर भी वीडियो है, वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें पीएनएल को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अमेज़न बेस्ड ही बात करेंगे। क्या करूँगा यहाँ पे आपके समझाने के लिए, मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूले बना रखे हैं, ठीक है? ये शीट है, मैं कंप्लीट आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी है। आप वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड आप तभी कर पाओगे जब आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दोगे, तभी ही आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? देन अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट बेचते हो जिसका एमआरपी आपका चलो 12 रुपए का एमआरपी है, ठीक है? 1200 रुपए का एमआरपी है। आप बोलते हो मैं उस प्रोडक्ट को है ना 500 रुपए में बेचता हूँ, ठीक है? 500 रुपए में बेचता हूँ। अब इसके बाद में आपने तो ये देख लिया, आपकी ये तो चीज आपकी आ गई, ठीक है? आप उसके बाद में क्या क्या चीजें देखते हो? आप उसके बाद में देखते हो कि आपका कमीशन क्या लग रहा है, आपके प्राइसिंग पे शिपिंग क्या लग रही है, क्लोजिंग फीस लग रही है, रिटर्न डैमेज क्या लग रहा है, और आपका कॉस्ट क्या है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो बस यही देखते हैं, ठीक है? लेकिन इसके बाद में भी मल्टीपल चीजें हैं, एक एक करके मैं इनपुट डालूंगा। मेरी जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है मुझे पता लगती जाएगी, ठीक है? जैसे अभी के केस में मैंने यहाँ पे एएसपी 500 डाला, बट यहाँ पे मेरा नेट एएसपी 475 हो गया। नेट एएसपी क्या होता है? आपका जो एएसपी होता है उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। हमें अपना जीएसटी हटाकर अपना नेट एएसपी देखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट का है, हमारा है ही नहीं वो, ठीक है? तो जितनी भी कैलकुलेशन करोगे आप, पीएनएल बनाओगे, वो आपका नेट पे होना चाहिए, ठीक है? एंड फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरा 5% जीएसटी लगता है, तो मैंने 5% जीएसटी यहाँ से माइनस कर दिया है, ठीक है? उसके बाद मेरी जो कॉस्ट है, मेरी सपोज 200 रुपए की कॉस्ट लगती है प्रोडक्ट की, एंड एमएम है। एमएम मतलब मिनिमल मार्जिन होता है बेसिकली ये, जिसमें से आपका एएसपी माइनस कॉस्ट आप इसकी हटा देते हो, जो आपका बेसिक सा एक मार्जिन आ जाता है, ठीक है? वो आपका मेरा इसमें करीब 275 का मेरा बचा, क्योंकि मैंने 475 से, अब मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा ना अपने नेट एएसपी से करूंगा, एएसपी से नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पैसा यही मिलने वाला है, एक्चुअल में इस वाले अमाउंट में बेचता हूँ, ठीक है? एंड एमएम मेरा फिर 275 में आता है एब्सोल्यूट। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपका 58% के आसपास का एमएम बैठता है। एमएम हमेशा आपका एटलीस्ट 70% आपका होना चाहिए, अगर आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल करना है या फिर उस एसक्यूज को प्रॉफिटेबल करना है तो, ठीक है? एंड अगर आपका 80 50, अगर आपका 70 65% से नीचे है, तो आप बहुत ही कम कमाओगे, ठीक है? एक एक करके मैं पहले वैल्यू डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। इनवर्टिंग सपोज मेरी 25% लगती है मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो मैंने वो ले ली 25% इन द सेंस कि इनवर्टिंग मतलब होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल लाने में, आपके वेयर हाउस तक लाने में जो आपका माल, जो आपका पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है, लॉजिस्टिक लगती है, पैकेजिंग बॉक्स वगैरह लगता है, तो उसकी कॉस्ट मैं इसके अंदर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद में मेरा ग्रॉस मार्जिन जो मेरा बचता है, वो मेरा 225 यानी 47% बचता है। आपका ग्रॉस मार्जिन हमेशा 65% के आसपास रहना चाहिए। एज पर न्यू रूल कमीशन आपका जीरो लगेगा, क्योंकि आपका अभी 500 से नीचे का आर्टिकल है। वैसे तो 1000 से नीचे का आर्टिकल पे जो कमीशन है, लेकिन अगर आप 1001 भी करोगे ना, आपका यहाँ पे 10% के आसपास में कमीशन है वो लग जाए,
ठीक है, आपके पास 10% के आसपास का जो कमीशन है वो लग जाएगा। मेरी कैटेगरी में ₹1000 से ऊपर ₹10 10% लगता है, आपकी कैटेगरी वाइज़, ये कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? एंड मैं इसको फिर से ₹500 पे ले आता हूँ। इसके बाद मेरा क्लोजिंग फीस है, यहाँ मेरा जो शिपिंग है, शिपिंग मेरा लग रहा है ₹53। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली अपना एलबीएच डालना है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की एलबीएच, लेंथ, विड्थ और हाइट आपको डालनी है। ये जो कैलकुलेटर है, ये वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करेगा। उस बिहाफ पे आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे जो स्टैप लेवल है, अगर आप इजी शिप में डील करते हैं तो स्टैप लेवल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम चेंज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सपोज मेरे जो इस प्रोडक्ट की लेंथ 10 की लेंथ है और विड्थ मेरी 10 की है और हाइट मेरी 20 की है, ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा जो शिपिंग कॉस्ट है मेरा 50% ₹53 आ गया, यानी ऑलमोस्ट 11% के आसपास में आ गया है, ठीक है। मैं इसको अगर चेंज करूंगा, अगर मैं सपोज बेसिक सेलर हूँ तो मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये मेरा 12% का कॉस्ट हो जाएगा मेरा। और अगर मैं स्टैंडर्ड हूँ तो मेरा ये 55% पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट, यहाँ पे अपना वॉल्यूमेट्रिक, सिर्फ यहाँ पे अपना हाइट विड्थ लेंथ डालनी है और यहाँ पे अपना जो स्टैप लेवल है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में क्लोजिंग फीस वगैरह आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आप प्रोडक्ट डालोगे। रिटर्न एंड डैमेज मैंने नॉर्मली 10% लिया है, आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। अभी इसको 15 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं 10% लिया हुआ है इसका अपना रिटर्न डैमेज, ठीक है। तो मेरा जो CM1 100 रुपये का बनता है, ऑलमोस्ट 21% बनता है। CM1 मतलब मेरा जो टोटल जितना भी खर्चा काट दिया है, मेरा जो प्रोडक्ट का फिक्स खर्चा मैंने काट दिया, मेरा प्रोडक्ट सेल होने से पहले का फिक्स खर्चा मैंने काट दिया, तो वो मेरा CM1 यानी कंडीशनल मार्जिन 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपका CM1 के बाद में आपका एकॉस आ जाता है। एकॉस से आपको जो एड्स का खर्चा होता है, ठीक है। एंड ये मेरा अभी 10% मैंने लिया हुआ है, आप चाहे तो इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10% ही लिया हुआ है, अगर मैं इसको 15 कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन एकॉस मेरा यहाँ पे आ गया। इसके बाद में मैं अपने CM1 यानी कि मेरा जो डायरेक्ट खर्चा होता है सेल से पहले, वो जो मेरा एक पैसा बचेगा उसमें से मैं अपना कॉस्ट का पैसा माइनस कर दूंगा, तो मेरा CM2 आ जाएगा, ठीक है। मेरा CM2 अभी यहाँ पे 6% ही बच रहा है। इसके बाद में मैंने क्या, सपोज अपना ब्रांड मार्केटिंग पे खर्चा कर दिया, रेटिंग खर्चा कर दिया, किसी सोशल मीडिया अवेयरनेस पे खर्चा कर दिया, ठीक है। तो वो मैं ब्रांड मार्केटिंग में उठाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5% का खर्चा कर दिया। अब आप इसको भी चेंज आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको आप 10% भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको 5% ही रखता हूँ, तो मेरा ₹23 का खर्चा यहाँ पे हो गया है। तो ऑलमोस्ट अगर मेरा CM3 आ जाएगा तो मेरा 1% का CM3 रह गया, ठीक है। आपके 1% के CM3 में कुछ भी नहीं बचना, कुछ भी, ठीक है। तो CM3 में आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। CM3 के बाद में आता है आपका EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। जो कि आपकी फिक्स खर्चे यानी जो आपके मोटे खर्चे होते हैं, रेंट, लेबर एंड आपकी जो भी फिक्स ऐसी बड़ी-बड़ी कॉस्ट है, मशीनरी वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सारी चीजें आ जाएगी। तो ये सारी चीजें EBITDA ही आपका नेट प्रॉफिट होता है। सारा खर्चा काट पीट के जो आपकी कंपनी के पास में बच रहा है वही आपका प्रॉफिट होता है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपका EBITDA करीब 41% लॉस में है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स की सबसे पहले तो आपको ASP बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसकी ASP करता हूँ सपोज ₹700, तो आप देखिए बीटा -10% बच जाएगा। और कहाँ-कहाँ पे आप खर्चा बचा सकते हो, यहाँ पे मेरा 15% का एकॉस है, मैं यहाँ पे इसको 8% कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे खर्चा बच जाएगा। और ब्रांड मार्केटिंग अभी मैं 0 कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपने खर्चों में एडजस्टमेंट करा, आपका जो यहाँ पे EBITDA है वो आपका प्रॉफिट हो गया, अभी 6% आपका बच गया, ठीक है। यानी कि आप टोटल ₹39,000 आप कमा रहे हो नेट के नेट। अब ऐसे आपके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में हमेशा यूनिट भी मायने रखती है कि आप कितनी यूनिट आप बेच रहे हो। यूनिट आप 500 ही बेच रहे हो महीने की, तो आप तो फिर से लॉस में होगे, ठीक है। जितनी आप यूनिट बढ़ाओगे उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब एक और चीज जो आमतौर पर सेलर्स करते हैं, वो अपनी जो सेल है ना,
वो एएसपी पे काउंट करते हैं। तो एएसपी पे सेल कभी काउंट मत करना, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ। आप अगर 12 में एमआरपी पे देखते हो तो आपकी सेल है जो बेसिकली 12 लाख की सेल होती है, ठीक है। वहीं आपकी जो एएसपी पे सेल है वो आपकी आ रही है 7 लाख की। लेकिन अगर आप जीएसटी माइनस करोगे, आपकी जो नेट सेल आती है वो आती है 6,65,000 रुपए, ठीक है। इतने 6,65,000 रुपए, यानी कि आपको जो एक्चुअल सेल है ना वो आपकी 65,000 रुपए है। आपको इस पे फोकस करना चाहिए, अपनी नेट सेल पे। जितनी ज्यादा नेट सेल बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका खर्चा जो आपका फिक्स होता है, फिक्स खर्चा, जितनी आपकी ओवरऑल यूनिट्स बढ़ेंगी, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा नेट सेल पे, उतना ही आपका जो फाइनल अर्निंग है यहाँ पे अर्निंग बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सपोज मैं यहाँ पे नेट सेल पे मैं अपनी 10 यूनिट बेच देता हूँ, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसमें सब जगह आपको 1500 यहाँ पे करोगे तो आपके सब जगह यूनिट आपकी बढ़ जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। यस, तो आपकी जो इबीटा फाइनल अर्निंग है ना वो आपकी 1,60,000 रुपए हो गई। 16% यहाँ पे आप बढ़ गए हो, ठीक है दोस्तों। कंपनी लेवल पे आप इबीटा देखोगे और अपने एसक्यू लेवल पे आप CM3 देखोगे। अगर आपका CM3 15% से ऊपर है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपका CM3 बिलो 15% है तो आप इबीटा लॉस में रहोगे ही रहोगे। अगर आपका CM3 15% ही है ना, और अगर आप अपनी यूनिट पे काम कर रहे हो, आप अपनी यूनिट आप इबीटा पॉजिटिव में आप कर लोगे, ठीक है गाइस। तो ये जो शीट है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिली होगी और आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी पीएनएल के अंदर में। सो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।